ओके ये टाइम होती वैसे चेक कर रहे थे कुछ? नहीं सर, वो क्या कलर बैलेंस सेट करना। अच्छा, ये सारा कुछ देखना पड़ता है, वो डिस्टेंस के लिहाज से करना पड़ता होता है। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं नंबर सिस्टम के हवाले से। नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसकी बेसिक काफ़ी ज़्यादा पहले से स्टार्ट हो जाती है और ये आगे कंटिन्यू रहता है टिल जब आप तक इंजीनियर नहीं बन जाते, आगे तक चलेगा। नंबर सिस्टम बेसिक है तमाम नंबर्स में। अगर आप देखें तो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको बेसिक बता देता हूँ ई कैट के हवाले से, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में टोटल 30 MCQs होते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इट मीन्स 120 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। अब ये ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बुक 1 में से होंगे, बुक 2 में से होंगे, ये कहीं से भी दे सकता है। बाज़-औक़ात बुक 1 में से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, बाज़-औक़ात बुक 2 में से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर सिस्टम में बाज़-औक़ात एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेस में इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है आगे फिर सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड चैप्टर जब आएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए इस पर अहमियत है, इस पर आपने तवज्जो लाजमी देनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले पोर्शन को, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास नंबर कौन सा है जी, इसके बारे में आप कब पहले से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एन लिखा है, एन से मुराद है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर में हमारे पास नंबर आ रहे हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं क्योंकि काउंटिंग आमतौर पर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो जब भी आपसे कोई कहा जाता है कि काउंट करें नंबर, तो हम कहते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इससे आगे चले तो हमारे पास होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स में हमारे पास नंबर का इजाफा हो जाता है 0 का, और बाकी नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इससे आगे चले यानी कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाएं और नेगेटिव नंबर भी आ जाएं, तो हमारे पास बन जाते हैं सेट ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। इन तीनों सेट में आपस में रिलेशन यही है कि अभी तक कि z जो है सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर, उसके अंदर होल नंबर्स भी हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी हैं। इंटीग्रल नंबर को हम मज़ीद आगे डिवाइड करते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हैं वो हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कैसे नंबर होते हैं, इसके लिए हम नेचुरल नंबर पर आएंगे। अब प्राइम नंबर के बारे में पहचान क्या है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे पास एग्जैक्ट 2 डिवाइज़र होने चाहिए। जैसे अगर हम 1 की बात करें नेचुरल नंबर में, तो इसका एक ही डिवाइज़र है, दैट इज़ 1। अगले नंबर की बात करें दैट इज़ 2, इसके 2 डिवाइज़र हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 3 की बात करें तो उसके हमारे पास एग्जैक्ट 2 डिवाइज़र हैं, 1 एंड द नंबर 3 इटसेल्फ। 4 की बात करें तो हमारे पास 1 है इसका डिवाइज़र, इसका 2 है, इसका डिवाइज़र 4 है, एंड सो ऑन। तो पी प्राइम के बारे में मैंने क्या बताया कि ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 डिवाइज़र हों। आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। अगर ये बात देखें तो ये 1 पे भी होल्ड करती होती है, लेकिन इसका डिवाइज़र सिर्फ एक है। इट मीन्स ये अपनी शर्त को पूरा नहीं करता। तो 2 हमारे पास प्राइम नंबर होगा। सिमिलरली 3 हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके एग्जैक्ट 2 डिवाइज़र हैं। लेकिन 4 की जब बात करेंगे तो इसके डिवाइज़र मोर देन 2 हैं, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 5 की बात करें तो 5 के कितने डिवाइज़र हैं, ओनली 2। 1 और 5 के अलावा इसको कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा। आगे चलें 6 के डिवाइज़र ज़्यादा हैं क्योंकि 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है और 6 भी कर रहा है। तो इट मीन्स इसके डिवाइज़र मोर देन 2 हैं, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 7 के 2 डिवाइज़र हैं तो 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसको 1 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है
9 भी कर रहा है। इस आगे 10 भी ऐसा ही प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके डिवाइज़र ज़्यादा है, लेकिन 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास प्राइम नंबर चलते जाएंगे। अगर आप गौर करें इन नंबर्स में, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इवन नंबर मिलेगा और बाकी सब के सब क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ 2, बाकी सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। क्योंकि अगर आपके पास आगे कहीं पर भी इवन नंबर आएगा तो उसके डिवाइज़र मोर देन 2 हो जाएंगे। एक तो वो 2 हो जाएगा, एक 1 होगा, एक द नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। आगे इसमें इंटीजर्स को मज़ीद डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें हमारे पास इवन नंबर हैं, इसमें हमारे पास ऑड नंबर है, इसमें नंबर 0 है। अगर 0 के बारे में डिस्कशन करें तो 0 हमारे पास होल नंबर भी है, 0 हमारे पास इंटेग्रल नंबर भी है, लेकिन 0 प्राइम नंबर नहीं है। 0 हमारे पास इवन इंटीजर भी है, क्योंकि इवन इंटीजर की क्या खासियत है। हाँ जी स्टूडेंट इधर अपने दिमाग में जोर डाल रहे, इवन नंबर्स क्या होते हैं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए। अब 0 क्या 2 पे डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली होता है। 0 हर नंबर पे डिवाइड हो जाता है, 0 2 पे भी हो जाता है, 0 3 पे भी हो जाता है, 0 4 पे भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो 0 आपके पास इवन नंबर है। जो 2 पे डिवाइड नहीं होगा वो हमारे पास ऑड नंबर होगा। किसके अंदर, सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर्स के अंदर। आगे चलते हैं हमारे पास। अब ये हमारे पास वो नंबर हैं जो डिस्क्रीट है, यानी कि इनके दरमियान जंप पाया जाता है। 1 के बाद 2 आ गया, लेकिन 1 और 2 के दरमियान भी तो कुछ है। सिमिलरली अगर 2 के बाद हम बात करें तो 2 के बाद 3 है, लेकिन 2 के बाद कुछ और नंबर भी आ सकते हैं, जैसे 2.1, 1.5 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर को क्या कहेंगे। इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको देखते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने, इसे कहते हैं रियल लाइन या नंबर लाइन भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैं ये नेचुरल नंबर को लिखता हूँ पहले राइट साइड पे 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव इंटीग्रल नंबर्स लिखूं तो यह हमारे पास बन गई नंबर लाइन, इसको रियल लाइन भी बोलते हैं। इसके ऊपर जितने भी नंबर लाई करते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हाँ जी क्या कहलाते हैं, सोचें। क्या वो सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे, क्या वो सारे नंबर होल नंबर कहलाएंगे, क्या वो सारे नंबर इंटीग्रल नंबर कहलाएंगे, या कुछ और भी। बिल्कुल ये तमाम नंबर इसके अंदर मौजूद हैं। और जारी बात है आप इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर लाई करेगा वो रियल नंबर होगा। यहाँ पे मैं लफ्ज़ एक यूज़ कर रहा हूँ रियल नंबर। अब रियल नंबर्स की यही डेफिनेशन, एनी नंबर विच लाई ऑन नंबर लाइन इज़ कॉल्ड रियल नंबर। ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। रियल लाइफ में हमारे पास जो नंबर हमें दिखाई देंगे जिनका यूज़ होगा वो रियल नंबर्स होंगे। अब इनमें 2 मुख्तलिफ किस्म के नंबर आपको दिखाई देंगे। वो कौन से 2 नंबर हैं, एक आपके पास है रैशनल नंबर, और दूसरा आपके पास है इर्रेशनल नंबर। इनको देखते हैं हमारे पास रैशनल नंबर कैसे होते हैं और इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं। अगर आप देखें 0 के बाद 1/2 भी आ सकता है, 0 के बाद आपके पास 1/3 भी आ सकता है, हो सकता है 0.1 हो। 1 के बाद आपके पास नंबर कौन से आ सकते हैं, 1 के पास हो सकता है 1.5 हो सकता है 3/2 हो एंड सो ऑन। हो सकता है 1 के बाद हमारे 0 के बाद नंबर ये भी हो 0.333 अप टू सो ऑन। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/3। ये मुख्तलिफ नंबर है जो हमारे पास रियल लाइफ में नज़र आएंगे हमें। अब देखते हैं जी रैशनल नंबर कैसे होते हैं।
जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सके विद दैट कंडीशन। यानी कि सादा अल्फाज में ऐसे नंबर जो इंटीग्रल नंबर से लिए गए हों और उनकी रेशो ले लीजिए, लेकिन उसमें एक छोटी सी शर्त मौजूद है, कंडीशन मौजूद है, वो ये कि डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन ज़ीरो। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, बल्कि वो नंबर ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि जब भी आप इनमें से कोई भी दो नंबर की रेशो लें तो उस पर ज़रूरी है डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन ज़ीरो। अब इस कंडीशन को जो भी फिल करेगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/2, 5/7, 11/9 एट्सेट्रा, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या ये वाला नंबर भी रैशनल नंबर है? एक और देखते हैं, इसके बारे में आप सोचें ज़रा। एक और नंबर लेते हैं, 3/27 का स्क्वायर रूट। एक और नंबर लेते हैं, 1/2। एक और नंबर लेते हैं, 2/√2। इनको डिस्कस करते हैं। क्या आपके लिहाज से ये रैशनल नंबर है? सोचे। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इस नंबर को डायरेक्टली हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसके लिए एक कंसेप्ट है को प्राइम नंबर्स का, या जिन्हें हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ये कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर तो अभी हमने पढ़ा कि ऐसे नंबर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनके एग्जैक्ट कितने डिवाइज़र होंगे? बिल्कुल 2 डिवाइज़र होंगे, जिनकी एग्जांपल आप यहाँ पर दे चुके हैं। जिनका एक डिवाइज़र था वो प्राइम नंबर नहीं। ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कैसे होंगे? देखते हैं जी। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये 2, 3 लिख रहा हूँ, दैट इज़ द पेयर ऑफ नंबर्स। मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँगा और ये देखूँगा कि दोनों के एग्जैक्ट डिवाइज़र कितने हैं। 1 का डिवाइज़र तो जारी बात है, और 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो हम इसको प्राइम नंबर कहेंगे। रिलेटिवली प्राइम में क्या होगा कि आपके पास इन दोनों के डिवाइज़र 1 के अलावा कोई और ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ 4 और 3। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है और 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों को अगर देखा जाए। अच्छा, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों के कॉमन डिवाइज़र कौन से हैं? दोनों को कॉमनली कौन डिवाइड करता है? दोनों को कॉमनली ओनली 1 डिवाइड करता है। इसके अलावा कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो दोनों को डिवाइड करता हो, दैट इज़ 3 को भी और 4 को भी। इट मीन्स ये रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, ये भी रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक पेयर लिखता हूँ 4, 6। अब यहाँ पर 4 और 6 के कॉमन डिवाइज़र देखते हैं। 4 को और 6 को एक तो 1 डिवाइड करता है, 4 और 6 को 2 भी डिवाइड करता है। इट मीन्स ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए? उनको 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स इनको 1 भी डिवाइड कर रहा है और 2 भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 7 कर दूँ, 6 की बजाय 7 कर दूँ, अब देखिए 7 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, लेकिन हम रिलेटिवली देख रहे हैं, यानी कि को प्राइम्स देख रहे हैं। तो को प्राइम के लिए हमें ये सिर्फ देखना है क्या इनका 1 के अलावा कोई और डिवाइज़र तो नहीं है। देखिए जी, 7 को सिर्फ 1 डिवाइड कर रहा है, 4 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 कर रहा है। कॉमन डिवाइज़र ओनली क्या हो गया ऐसे शुरू में? ओनली 1। 1 के अलावा इन दोनों को कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा। इट मीन्स ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। जब भी हम ये रेशो लिखते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि ये रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सादा अल्फाज में क्या होने चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये बन जाता है 1/5।
तो अब देख रहे हैं दैट बिकम्स द रेशियो ऑफ इंटेग्रल नंबर्स। 1 भी इंटेग्रल नंबर है और 5 भी इंटेग्रल नंबर है, तो ये बन गया कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। इट मीन ये रैशनल नंबर है। सिमिलरली अब इसको डिस्कस करते हैं। ये भी रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है, 3 and 27 ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे अतः कि ये क्या बन जाए? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 9s था 27, that becomes 1/9 whole square root. The answer is 1/3. Now again that becomes a rational number, क्योंकि अगर आप 1 और 3 को देखें दोनों इंटेग्रल नंबर्स हैं, इसी सेट में से लिए गए हैं। 1 भी इसी के अंदर है और आगे जाके 3 भी आएगा। आगे डिस्कस करते हैं 1/2। 1/2 तो अंडरस्टूड है, ये हमारे पास रेशियो ऑफ 2 इंटेग्रल नंबर है, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब लास्ट में हम देख रहे हैं 2/√2। इसको देखें अगर गौर से, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में। वाई? दैट बिकम्स 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वही 2 आ जाएगा। तो 2 कैन बी रिटन एज। फ़ायदा क्या होगा? ये आपके पास कैंसिल होगा। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। क्वेश्चन ये होता है कि ये P/Q फॉर्म में तो है ही नहीं। याद रखें कि कोई भी नंबर ईजिली P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। क्यों? जैसे आपके पास है 3, दैट कैन बी रिटन एज 3/1, 5 कैन बी रिटन एज 5/1 एंड सो ऑन। यानी कि आपके पास डिनोमिनेटर मौजूद होता है हर सूरत में, लेकिन सम टाइम वो इनविजिबल होता है, यानी कि विजिबल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, ये अंडरस्टूड कंसेप्ट है, उसके डिनोमिनेटर में क्या मौजूद होगा? 1 हमेशा मौजूद होगा। तो अगर अब हम इसको डिस्कस करें तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये P/Q फॉर्म में तो आ गया और ये भी कंडीशन फुलफिल कर रही है कि डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है, बिल्कुल 1 नॉन ज़ीरो है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। यानी कि P and Q दोनों इंटेग्रल नंबर होने चाहिए, इस सेट में से होने चाहिए, इन नंबर्स में होने चाहिए, लेकिन स्क्वायर रूट 2 आपको इस सेट में या इंटेग्रल नंबर में नहीं मिलता, आपको 2 मिल जाता है। इट मीन्स ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो फिर ये कौन सा नंबर है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस नंबर लाइन में 2 ख़ास किस्म के नंबर आने वाले हैं, दैट इज़ रैशनल एंड इर्रैशनल, और ये दोनों टोटली एक दूसरे के एंटी है। आप पढ़ चुके हैं, इस तरह डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है। कैसे एंटी है? हम सिर्फ डेफिनेशन रैशनल नंबर की पढ़ते हैं, इर्रैशनल की तो अब पढ़ते ही नहीं है। ये क्या बात है कि आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही नहीं पढ़ते? हाँ, हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं तो हम इर्रैशनल को देख सकते हैं। क्यों? हम कहते हैं ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो इर्रैशनल है। फिर अपनी उसकी डेफिनेशन कहाँ हुई? इट मीन्स पहचान, अगर रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल होती है तो वो रैशनल नंबर है, अगर नहीं होती तो वो कौन से नंबर बन गए? इर्रैशनल नंबर बन गए। इट मीन्स जो भी इस रियल लाइन पे नंबर लाए करेगा या तो वो रैशनल होगा या वो इर्रैशनल होगा। व्हाट अबाउट दीज नंबर्स? ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये फिर कौन से नंबर है? क्या ये रैशनल है कि इर्रैशनल है? और से देखिए तो ये सारे के सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेग्रल नंबर, इंटेग्रल नंबर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, हमारे पास नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, हमारे पास ज़ीरो है। ये सारे के सारे नंबर कौन से नंबर हैं? रैशनल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 तो मौजूद है। सारे के सारे किस फॉर्म में लिखे गए? P/Q के फॉर्म में लिखे गए। और नेचुरल नंबर, तमाम के तमाम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? इंटेग्रल नंबर्स होते हैं। तमाम होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटेग्रल नंबर। इट मीन्स इन तीनों में सबसे बड़ा जो आपके पास नंबर है वो है Z।
सेट ऑफ इंटेग्रल नंबर, उससे छोटा होल, उससे छोटा नेच। तो इन तीनों में रिलेशन क्या बन गया? इस रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे? n इज अ सबसेट ऑफ होल, होल इज अ सबसेट ऑफ इंटीग्रल, और इससे आगे अब हम आ गए हैं किस नंबर पर? रियल नंबर्स पर। अब ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? रैशनल नंबर के इरेशनल नंबर? बिल्कुल ठीक, ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर हैं, क्योंकि ये सारे इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो इट मीन्स नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीग्रल नंबर भी रैशनल, ये सारे छोटे हैं किससे? क्यू से, यानी कि रैशनल नंबर से। और रैशनल नंबर किसके अंदर पाया जाता है? रियल नंबर्स के अंदर पाया जाता है। इट मीन्स रैशनल नंबर छोटा है किससे? आर से। आगे चलेंगे फिर देखेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर आएंगे जिनको हम क्या नाम देते हैं? हाँ जी ठीक, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर ये सारे नंबर में मैंने क्यू को शामिल किया, क्यू डैश को शामिल नहीं किया, क्योंकि अभी आपको बताया कि हमारे पास असल नंबर क्यू हैं, जो नहीं है उनको हम क्यू डैश में डाल देते हैं। सो रियल नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, दैट इज़ रैशनल एंड इनरैशनल, और अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर हमारे पास फिर किसके बराबर हो गए? तो रियल नंबर बेसिकली बन गई यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। याद रख लें, रैशनल और इरैशनल में एक नंबर भी कॉमन नहीं है, यानी कि अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूँ, यानी कि कॉमन एलिमेंट लेने की कोशिश करूँ, तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। अब इनको आगे लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास। अगर मेरे पास यूँ आ जाए n स्क्वायर रूट और साथ लिख दिया जाए n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन क्या राय रखते हैं, ये कौन सा नंबर बनेगा? n स्क्वायर रूट क्या होगा? चलिए मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके लिए। ये हमारे पास नंबर क्या होगा? n स्क्वायर रूट इज रैशनल, n स्क्वायर रूट इज इरैशनल, n स्क्वायर रूट इज नेचुरल नंबर, या फिर n स्क्वायर रूट आपके पास है इज एन इंटीजर। चलिए जी इसको देखते हैं। n हमारे पास है इंटीग्रल नंबर, और इंटीग्रल नंबर हम पढ़ चुके हैं कौन से होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू 1। पहला ऑप्शन देखते हैं, n स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? अभी हमने पढ़ा, ऐसे वो नंबर जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p ओवर q। सिंपल शराइत हैं, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इरैशनल जो रैशनल नहीं है, नॉट अ रैशनल। नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 अप टू 1 है। इंटीग्रल नंबर सभी ये हमारे पास ऊपर लिखे हुए हैं, तो ये कौन सा नंबर बनेगा? चलो हम देखते हैं, इंटीग्रल नंबर पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 0 पुट करता हूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 इज़ अ रैशनल नंबर, 0 इज़ एन इंटीग्रल नंबर, तो इट मीन ये दो ऑप्शन बन जाएंगे। चलो इट मीन्स इरैशनल नंबर नहीं है, ओहो नेचुरल नंबर भी नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल नंबर पे तो हमारे पास शर्त लगी हुई है n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में मैंने 0 ही पुट किया तो दो ऑप्शन तो उड़ गए बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन उड़ गया? कि ये हमारे पास है नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, इट भी ये ऑप्शन तो वैसे ही गया। अब इंटीग्रल नंबर, हाँ 0 इंटीग्रल नंबर हो सकता है, ये आपके पास ऑप्शन है। इरैशनल नहीं है, अब ये इरैशनल उड़ गया। अच्छा यहाँ पर 1 लेते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब 1 हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर भी है, 1 रैशनल नंबर भी है,
1 इंटेग्रल नंबर भी है, फिर काउंट गड़बड़ हो गया। चलो आगे चेक करते हैं। 2 पुट करें, 2 स्क्वायर रूट। जब मैंने 2 स्क्वायर रूट पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? इर्रेशनल नंबर। ना रैशनल आया, ना नेचुरल नंबर आया, ना इंटेग्रल, जबकि हम तो इसको पहले डिलीट कर चुके हैं। तो इट मीन्स ये ऑप्शन इसको कैसे फुलफिल करेंगे? इसके लिए क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन होना चाहिए? देखते हैं। अब n के ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं? n परफेक्ट स्क्वायर हो, या फिर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा इंटेग्रल नंबर में, तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 आ जाए, 4 का स्क्वायर रूट दैट बिकम्स 2, दैट बिकम 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। परफेक्ट स्क्वायर आने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं? इंटीजर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा। ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा तो आपके पास रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी। अगर रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, वो आपके पास रैशनल नंबर नहीं हो सकता, वो इंटीजर नहीं हो सकता। क्योंकि तमाम रैशनल नंबर पर क्या खासियत है? वो नेचुरल नंबर भी होते हैं, वो होल नंबर भी होते हैं, वो इंटेग्रल नंबर भी होते हैं। कौन? तमाम रैशनल नंबर्स। इट मीन्स इसका आंसर रैशनल भी आएगा, इरैशनल भी आएगा, लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है अभी। यानी कि अगर मैं n की वैल्यू -4 पुट कर देता हूं तो अब आंसर क्या आएगा? ऐसे सूरत में तो गड़बड़ हो गई है। माइनस का स्क्वायर रूट तो हमने पढ़ा ही नहीं। रियल नंबर को यूं भी डिफाइन किया जा सकता है, एनी नंबर whose स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। लेकिन ये कैसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर लेता हूँ लेकिन आंसर पॉजिटिव नहीं आ रहा? इट मीन्स इस क्वेश्चन में तो बहुत सारी गड़बड़ है। इट मीन्स सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इस n की वैल्यू क्या है, ये सेट कैसा हो, इसका आंसर कैसा है, तो तब हमारे पास ऑप्शन ठीक बनेंगे। देखिए, हम ये जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर ले तो वो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। इट मीन ये रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये रियल नंबर से रिलेटेड नहीं है। दिमाग किधर जा रहा है? बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है। कौन से नंबर हैं ये? इनको एक ख़ास नाम दिया जाता है। इन नंबर को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपको एक और शर्त का इजाफा करना पड़ेगा कि ये आपके पास जो z है, या तो आप इसे बोलेंगे ये पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स हैं, या फिर आप इसे बोलेंगे कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब पॉजिटिव और नेचुरल में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर में सारे नंबर पॉजिटिव तो हैं। होल नंबर में कौन से नंबर हैं? क्या ये भी सारे पॉजिटिव हैं? हाँ, सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन ज़ीरो पे प्रॉब्लम है। क्यों? ज़ीरो क्या है फिर? ज़ीरो पॉजिटिव नहीं होता? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ज़ीरो, अब देखिए फिजिक्स वाले कहते हैं न्यूट्रल है। भाई ये न्यूट्रल क्या चीज़ होती है? यहाँ पर इसका साइन देखा जाएगा। ज़ीरो का साइन क्या है? ज़ीरो के साथ प्लस लगा दो दैट बिकम ज़ीरो, ज़ीरो के साथ माइनस लगा दो दैट बिकम ज़ीरो। सो ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इट मीन जब भी हम पॉजिटिव का जिक्र करते हैं तो उसमें ज़ीरो नहीं आता। जब हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव, किसका जिक्र करते हैं? नॉन नेगेटिव का जब जिक्र करते हैं तो तब हमारे पास ज़ीरो आता है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो यूँ लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज़ अ नंबर। अगर मैं लिख दूंगा एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव और इसका मीनिंग क्या है? नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव छोड़कर बाकी सारे, उसमें फिर ज़ीरो भी आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव कह दूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये 1 से स्टार्ट होंगे। तो 1 पुट करें, 2 पुट करें, फिर आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा सूटेबल हो गया। इट मीन अगर इसमें पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो रैशनल नंबर आएंगे। अगर इसमें मैंने कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर दिया तो ये रैशनल नंबर नहीं बल्कि रियल नंबर ही नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे। तो ये तो एक पहली शर्त, हमने क्वेश्चन को बेहतर बना लिया।
अब हम देखते हैं, जारी बात है मैंने कहा है दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या कि अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये n क्या है, n परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर इसको बेहतर बनाना है तो हमें कंडीशन में इजाफा करना पड़ेगा, हमें साथ बताना पड़ेगा कि n क्या है, n प्राइम है, m परफेक्ट स्क्वायर है, m नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, या कुछ और कंडीशन दी कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल। तो n के बारे में हम सब कुछ बताएंगे। हमने ये बताया कि ये नंबर पॉजिटिव हैं, कौन से वाले पॉजिटिव हैं, इंटीग्रल नंबर्स हैं। अब इंटीग्रल नंबर सिर्फ पुट करें तो हमारे पास आंसर दो किस्म के आएंगे, रैशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, यानी कंफर्म नहीं है कि रैशनल नंबर आएंगे, सम टाइम रैशनल आएंगे, सम टाइम इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल n1 पुट करता हूँ तो रैशनल आ जाएगा क्योंकि आंसर इज 1। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो आंसर इज 2 स्क्वायर रूट, ये रैशनल है और ये इरेशनल। इट मीन्स ये दोनों ऑप्शन पे ठीक हो जाएंगे, फिर वो लिखेगा आइदर रैशनल और इरेशनल। अब मैं यहाँ पर एक और इजाफा करता हूँ, साथ क्या लिखता हूँ, एंड कौन से वाले, ये इंटीग्रल नंबर्स कौन से वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमने क्वेश्चन में क्या लिखा कि n स्क्वायर रूट के बारे में क्वेश्चन है, n पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब हमारे पास कंफर्म आंसर क्या आएगा, चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दी 4, n की जगह पर 9 आ जाए तो स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो हमारी p ओवर q की तमाम कंडीशन पूरी हो जाएंगी, यानी कि ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। तो अब हमारे पास बन गया n स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर, n स्क्वायर रूट इररेशनल नंबर नहीं होगा। n स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर, ज़रूरी नहीं नेचुरल नंबर है, आपके पास n स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ सकता है, लेकिन तमाम नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अच्छा, इसमें चूँकि आप अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो आमतौर पर एक MCQs में हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखें दो ऑप्शन है, n स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर, n स्क्वायर रूट इज नेचुरल। तमाम नेचुरल नंबर तो रैशनल नंबर होते हैं, तो फिर इन दोनों में से सूटेबल आंसर कौन सा होगा। याद रख लें MCQs का ऑप्शन बेस्ट वो ऑप्शन होता है जो उसके सबसे करीब हो, जिसके अंदर तमाम पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हों, वो हमारा सूटेबल रिजल्ट होता है। जब दो में टाई पड़ जाए तो फिर हम देखते हैं दोनों में सूटेबल आंसर कौन सा है, ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, जिसमें ज़्यादा आंसर आ जाते हैं, जिसको ज़्यादा जनरलाइज किया जा सकता है। अब देखें रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो रैशनल नंबर बड़ा सेट है और नेचुरल नंबर छोटा सेट है। इसमें थोड़े नंबर आएंगे जबकि इसमें कौन से नंबर आएंगे, ज़्यादा नंबर आएंगे। ये जनरल फॉर्म है, तो इसलिए इसका ज़्यादा सूटेबल आंसर क्या बन गया, रैशनल नंबर। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा अबहम आ जाए तो वो सूटेबल क्वेश्चन नहीं होता, तो इसलिए इसकी जगह पर अगर कोई और सेट लिख दिया जाए तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। चले जी, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ़ n belongs to prime number then n square root is a rational, irrational, imaginary, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है।
मैंने कहा है कि n इज़ अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनका एग्जैक्ट 1 डिवाइज़र होता है और वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो फिर हमने इसके बारे में देख रहे हैं, इट मीन्स आप जब भी प्राइम नंबर इसमें पुट करेंगे स्क्वायर रूट कभी भी सॉल्व नहीं होगा। जब स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा तो इसे p ओवर q की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, सेट ऑफ रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जब सेट ऑफ रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो इट मीन जब ये नहीं है तो फिर आपके पास वो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, फिर वो होल नंबर भी नहीं है, वो इंटीग्रल नंबर भी नहीं है। इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर में से लिए जाते हैं। इट मीन ये इमेजिनरी नंबर भी नहीं है। अब आ जाता है इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी है तो ये रियल नंबर ही, तो इसका ऑप्शन क्या बन गया? रैशनल नंबर। अच्छा भी एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। 0.333 अप टू 1, जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर एक बार लगा दें। ये किस किस्म के नंबर है? ज़ाहिर बात है जब हम इस नंबर रियल लाइन की डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे नंबर आएंगे जो डेसिमल फॉर्म में भी हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सो ऑन, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। इसके दरमियान अगर एग्जैक्टली देखें तो 1/2 है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म है। तो हमारे पास जब p/q फॉर्म आती है तो ज़ाहिर बात है उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म आएगी। डेसिमल फॉर्म में हमारे पास कैसे नंबर दिखाई देंगे? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास डेसिमल पार्ट फाइनाइट है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास डेसिमल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इनफाइनाइट्स हैं। तो इसको दो मेन कैटेगरी तो ये बन गई कि आपका या तो डेसिमल पार्ट फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो ऐसी सूरत में हम कैसे पहचान करेंगे कि ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है? क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर लाई करेगा या तो वो रैशनल नंबर होगा या फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि इरैशनल नंबर होगा। तो हमारे पास क्या है, इसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे 0.3, एक लिख देता हूँ 0.333 अप टू सो ऑन, एक और लिखता हूँ 0.1313 अप टू सो ऑन, एक और नंबर यहाँ पे लिखते हैं 0.010010001 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर ये वाला नंबर, इसमें डेसिमल पार्ट क्या है? फाइनाइट है, जबकि इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट है और इसमें भी इनफाइनाइट है। अब जो ऐसे नंबर हैं जिनके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट हैं, इनको हम इजीली p/q फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे इसी को अगर हम लिखें कि 3/10 है, इट मीन्स ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। ऐसे नंबर जिनके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट्स हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जिनके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट्स हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम इजीली p/q फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर रैशनल नंबर हो गए। तो ये तो बन गया हमारे पास कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। अब अगर हम इस नंबर को देखें और इस नंबर को देखें तो इनमें एक ख़ासियत है। अगर इसको देखें तो तीनों में एक ख़ासियत ये है कि इनमें एक पैटर्न है। इसमें भी पैटर्न है कि 333 अप टू सो ऑन जा रहा है, इसमें भी पैटर्न है कि 1313 सो ऑन जा रहा है, इसमें पैटर्न ये है कि हर टाइम एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा। 01 है, नेक्स्ट टाइम 001 है, नेक्स्ट टाइम 0001 एंड सो ऑन। लेकिन हम इस पैटर्न की बजाय क्या देखेंगे? हम इनमें रेकरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? रेकरेंस या पीरियोडिसिटी देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर हम 3 के ऊपर डॉट भी लगा, जो जो नंबर रिपीट हो रहे होंगे।
अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसमें 1 3 रिपीट हो रहा है, ये 1 3 बन गया, 1 3 के ऊपर बार लगा दें, इसका मतलब 1 3 अप टू इन्फिनिटी रिपीट हो रहा है। या फिर इसको लिख दें 0.13, दोनों के ऊपर डॉट लगा दें। इन किस्म के नंबर जिनमें ख़ास नंबर रिपीट हो रहा हो अप टू इन्फिनिटी, उसको हम रैकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो ये भी पीरियोडिक नंबर है, ये भी पीरियोडिक नंबर है, यानी कि ये भी रैकरिंग है, ये भी रैकरिंग, लेकिन ये वाला नंबर रैकरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ख़ास नंबर रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर 0 1 था, नेक्स्ट टाइम 0 1 नहीं है बल्कि डबल 0 1 है, यानी कि 0 0 1 है। तो चेंज है, 0 1 और 0 0 1 में फ़र्क है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम अगर 0 0 1 होता तो सेम होता। रैकरिंग के लिए मतलब क्या है? सेम नंबर रिपीट हो, एक या एक से ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट टाइम और नंबर हुआ, तो इट मीन्स ये हमारे पास ना टर्मिनेटिंग है ना ये पीरियोडिक यानी कि रैकरिंग है। अब इसकी पहचान क्या होगी? अभी हमने यहाँ पर लिखा कि ये जितने भी पीरियोडिक हैं इनको क्या बोलेंगे? तमाम के तमाम पीरियोडिक या रैकरिंग को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे इजीली। देख सकते हैं 0.3, इसको हम लिख सकते हैं 3/9, इसको मैं लिख सकता हूँ 13/99। कैसे? आपके पास जो नंबर है वो वैसे लिखें और जितने डॉट्स हैं उतने 9 नीचे लिख दें। यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, 2 9 लिख दें, डेसिमल पार्ट को ख़त्म कर दें। इसको अगर देखें तो ये असल में 1/3 है, कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारे पास नंबर आएगा 0.333। सिमिलरली इसको भी डिवाइड करके देख लें तो ये भी आंसर क्या आएगा? 0.1313 एंड सो ऑन। इट मीन्स तमाम के तमाम रैकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है P/Q फॉर्म में। तो ये सारे के सारे कौन से नंबर हुए? रैशनल नंबर। अब चूँकि ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना ये पीरियोडिक है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल बोल देंगे। अब अगर आप देखें तो हमारे पास एक नंबर आ रहा है पाई, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? आम तौर पर हम इसको 22/7 लिख देते हैं। क्या ये रैशनल नंबर है? अगर रैशनल नहीं है तो फिर इरेशनल होगा। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? अगर देखा जाए तो पाई अगर इसके बराबर है तो फिर तो रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पाई इज़ नॉट इक्वल टू द 22/7। पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू अप टू 1 2 डेसिमल सेम है, 3.14 3.14। उसके आगे दोनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट हो जाती है। पाई को की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7। पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22/7। सो पाई इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। पाई है क्या? पाई जारी बात है एक रेशो, आप पढ़ चुके हैं कि इसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड इट्स डायमीटर। इस डायमीटर और सर्कमफ्रेंस को जब भी डिवाइड करते हैं हम जानते हैं फार्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr, वहाँ पर हम पाई यूज़ करते हैं। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, दैट इज़ 2r, और हमारे पास आंसर क्या आता है? पाई। अगर हम इसको कंप्यूटर पे कैलकुलेट करें अप टू लैक्स ऑफ डेसिमल्स, लाखों डेसिमल तक अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये टर्मिनेट नहीं होता पाई। इट मीन्स अभी तक ये कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ना इसमें कोई रैकरिंग है ना इसमें कोई पीरियोडिसिटी है, इसलिए ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पाई इर्रेशनल नंबर है। पाई कौन सा नंबर बन गया? इर्रेशनल नंबर। तो हम इसी तरीके से इजीली पहचान अब कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में नंबर आ जाए या फिर हमारे पास नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर से। अगर हम ऑपरेशन की बात करें, आगे से आगे बात चलाएं, तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हो सकते हैं?
इससे आगे हम चलेंगे कम्प्लेक्स नंबर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम ऑपरेशंस को देख लेते हैं। ये एक मैं लिख रहा हूँ, यूनरी ऑपरेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन में हम डिफरेंस देखते हैं कैसा होता है। यूनरी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है जो सिंगल एलिमेंट के तौर पे लिया जाता है, जो सिंगल एलिमेंट पे परफॉर्म किया जाता है, जिसकी इनपुट सिंगल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट को देख लें, इसके लिए इनपुट कितनी चाहिए? ओनली सिंगल एलिमेंट। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, इसकी इनपुट क्या है? सिंगल है। एंगल पुट करें आपको आंसर मिल जाएगा। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये खासियत है। डेरिवेटिव में ये खासियत है कि आप y की वैल्यू पुट करें और आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन, स्क्वायर रूट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह हो गया, ये सारे क्या हैं? यूनरी ऑपरेशन है, which perform on a single element, we takes as a input, we takes only single input. Binary operation, अगर बाइनरी ऑपरेशन में बात करें तो इसमें इनपुट की तादाद एक से ज़्यादा होगी। इसमें सिंगल इनपुट चाहिए थी, यहाँ पर आपको 2 इनपुट्स की एटलीस्ट ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन एट्सेट्रा, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि सम के लिए आपको एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको 2 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बाइनरी ऑपरेशंस हैं। आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। ये आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ी है, चैप्टर 2 में भी चलती हैं, चैप्टर 3 में भी चलती है, इवन के सेकेंड ईयर में भी ये प्रॉपर्टीज़ बार बार यूज़ होती हैं। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ की अपनी वेटेज है, ये यकीनी तौर पर आपको आनी चाहिए और इनकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए। चैप्टर 2 में इसकी काफ़ी ज़्यादा हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी हम इनको देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हमारा फिर अब इसके बाद जो मेन फोकस होगा वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ होगा, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की तरफ होगा। लेकिन उससे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। चले जी, अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। इसमें ज़ाहिर बात है बाइनरी ऑपरेशन को अब डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ एलिमेंट पर जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में एक नंबर आता है। पहले नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पर एसोसिएटिव लॉ, तीसरे नंबर पर आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये हमारे पास लॉज हैं बेसिक, जो हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के ऊपर पढ़ेंगे। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी 2 रियल नंबर हों तो उनका सम भी रियल नंबर होना चाहिए। या इसी को हम दोबारा बात करें तो आपके पास किसी भी 2 रियल नंबर के लिए अगर उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर है तो वो क्लोज्ड है। अगर एडिशन में बात करते हैं तो वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं तो इसका मतलब है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या इस पे ये लॉ होल्ड करता है? क्या कोई से 2 नेचुरल नंबर का सम भी नेचुरल नंबर है? यस। आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर लें, जैसे यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो आपको वो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें 42 आएगा, एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स हैं उनमें अगर आप 2 नंबर लें और उनका प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होगा, सो इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी? आप बिल्कुल
आप कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें वो नेचुरल नंबर होता है. सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. सो n is closed under addition and multiplication. So n satisfy Closure law. एक और सेट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी 1, वेरी सिंपल, से इट्स नेम इज ए. तो इसके बारे में क्या ये क्लोजर लॉ होल्ड करेगा? तो अगर मैं सम के लिहाज से बात करूं तो इसमें तो एलिमेंट ही एक है, तो हमने तो दो एलिमेंट लेने हैं. यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, इस कंडीशन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि a इज़ नॉट इक्वल टू b. इट मीन्स a और b सेम हो सकते हैं. तो आप 1 को 2 टाइम्स ले लें, आप इसको ऐड करके देखें, लेकिन वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा. और हमने क्या कहा है कि अगर आप सेट में कोई भी दो एलिमेंट लें तो उसका सम उसी के अंदर होना चाहिए. सम इसके अंदर नहीं है, इट मीन्स a इज़ नॉट क्लोज्ड, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा एडिशन के लिहाज से. लेकिन अगर इसी बात को हम दोहराएं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई का साइन है डॉट, दैट बिकम्स 1 और 1 इस सेट के अंदर मौजूद है, इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो ये हमारे पास एक बिल्कुल मुख्तसर सा सेट था, लेकिन यहाँ पर ये सेट एडिशन के लिहाज से क्लोज था और मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है. एक और सेट लेते हैं, वेरी सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट, 0. अगर हम इस पे बात करें तो ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, क्योंकि 0 को जब 0 में ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा, वो इसी सेट में मौजूद है. अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर तब भी 0 आएगा. सो दैट इज़ द ओनली फाइनाइट सेट विच इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये वो वाहिद फाइनाइट सेट है जो क्लोज्ड है एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, जो अभी तक हमने नंबर्स पढ़े हैं उनके अंदर. तो बड़ी अहमियत का हामिल है, ये क्लोज्ड हो गया एडिशन के लिहाज से भी एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से. सिमिलरली आपके पास है 1 माइनस 1, ये क्या है हमारे पास, किस किस्म का सेट है? तो इसके लिए हम एक एडजॉइनिंग टेबल बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, और ये बड़े शॉर्ट टाइम में हमारे पास रिजल्ट्स देता है. तो अगर मैं इन तमाम को ऐड करके एडिशन के लिहाज से देखूं तो 1 + 1 2 आ जाता है. तो बाकी चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, पहला ही नंबर इसको बिलोंग नहीं करता, इट मीन ये एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल. हर दो एलिमेंट के लिए बात होल्ड करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पहले पेयर के लिए ये बात नहीं होल्ड कर रही, पहला पेयर यानी कि 1 1 के लिए. सो नॉट क्लोज अंडर एडिशन. यहाँ पे क्या बात करेंगे, एडिशन के लिहाज से ये क्रॉस हो गया. अब बात करते हैं इसी सेट की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से. यहाँ पे चूंकि ये कंफ्यूज कर रहा है साइन, इसकी जगह लिख दे नॉट क्लोज्ड. अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसी को देखा जाए तो यहाँ पर दोबारा बनाएं अगर हम इस टेबल को, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन, वेरी सिंपल, 1 × 1 1 1 × -1 -1 -1 × 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया. तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट जो इसमें मौजूद हैं वो इस सेट को बिलोंग करते हैं. इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है, क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड, या क्लोजर लॉ होल्ड करता है. इसके अलावा आपके पास कोई आपको फाइनाइट सेट नहीं मिलेगा जो क्लोज्ड हो अंडर एडिशन. जैसे पॉपुलर सेट में अगर हम देखें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर लें, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन.
ऑल ऑफ दीज। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि इसमें फाइनाइट सेट में आपको ये बात कभी नहीं मिलेगी ज़ीरो के अलावा कि वो एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड है। इट मीन एडिशन के लिहाज से तो क्लोज्ड है नहीं, ऑल ऑफ दीज भी गया, एडिशन के लिहाज से भी गया, ऑल ऑफ दीज भी गया। अब रह गया सब्ट्रैक्शन। तो 1 माइनस, अगर हम 1 को 1 में से माइनस करें तो 0 आ जाता है, तो 0 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, तो ये सब्ट्रैक्शन भी गया। अब आते हैं इस ऑप्शन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जारी बात है, बाकी ऑप्शन चले गए तो अंडरस्टूड हो गया कि यही ऑप्शन है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आप इसको वैसे चेक करना चाहते हैं तो आप अर्जानी टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए, ओमेगा क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर आप ये टेबल बना लेंगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है टेबल बनाकर अपना टाइम ज़ाया करने की। इसी तरीके से हमारे पास ये नंबर आ गए 1 माइनस 1 आयोटा प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। इसके बारे में भी हमें पता है कि ये क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स बाकी नंबर इन पे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते। तो क्लोजर लॉ काफ़ी सारे सेट पर होल्ड करता है। इसी तरह अगर हम आगे चलेंगे तो कुछ हमारे पास पॉपुलर जो सेट है नेचुरल नंबर में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, होल नंबर हमने पढ़े उनमें होल्ड करता है, सेट ऑफ इंटेग्रल नंबर तमाम दो इंटेग्रल का प्रोडक्ट भी इंटेग्रल नंबर होता है और उनका सम भी इंटेग्रल नंबर होता है, तो ये भी क्लोज्ड हो गया। रैशनल नंबर भी सेटिस्फाई करता है क्लोजर लॉ को, लेकिन अगर हम इररेशनल की बात करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों प्रॉब्लम आ सकता है? क्योंकि अगर मैं 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, दैट बिकम्स अ रैशनल नंबर। So suitable these are the numbers which satisfy the closure law under addition and multiplication. नेक्स्ट लॉ सिंपल है, एसोसिएटिव लॉ। आप जानते हैं, इस बार में काफ़ी पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी हम जानते हैं दो ही किस्म की होती है, 0 एंड 1 इन नंबर्स में। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या खासियत है, जब कभी आप किसी नंबर में ऐड करें उस नंबर में कोई तब्दीली ना हो, जैसे a प्लस 0 आंसर इज़ a या फिर 0 प्लस a आंसर इज़ a। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स। इन्वर्स के बारे में अगर हम देखें तो ये कैसी प्रॉपर्टी है। इन्वर्स को हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एडिशन के लिहाज से बात करें, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r there exists minus a belongs to r such that या फिर आप इसको यूँ कह लें, for all a belongs to r there exists b belongs to r such that a plus b is equal to 0। सादा अल्फाज में ऐसे दो नंबर जिनका सम 0 है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। कौन से नंबर? जो ऐड करने से जिनका आंसर क्या आता है 0, वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है a और b का सम क्या है 0, इट भी a का एडिटिव इन्वर्स b है और b का एडिटिव इन्वर्स a है। और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, a belongs to r there exists 1 over a या a की पावर माइनस 1 belongs to r such that is equal to 1। अभी तक हमने क्लोजर लॉ पे फोकस किया है और इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या हमने बताया कि कौन से नंबर एडिशन के लिहाज से एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं, बिल्कुल जिनका सम 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर a और b एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। सिमिलरली अगर ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, यानी कि a का इन्वर्स b होगा एंड b का इन्वर्स a होगा।
यानी कि अगर मैं इसको 1/a लिख दूँ तो ये 1 इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, इसको 1/b लिख दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए बी होगा। कम्यूटेटिव लॉ में आप जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अंडर एडिशन हमारे पास होता है। इन प्रॉपर्टीज से थोड़ा आगे निकलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आमतौर पर एज इट इज़ आमतौर पर पूछ ली जाती हैं, किन नंबर्स पे होल्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेट ऑफ इंटीजर्स पे, इफ़ z इज इक्वल टू 0 +- 1 + -2 अप टू सो ऑन, अच्छा यहाँ पर मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा है, इसमें अगर आप देखें तो कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, देन z सेटिस्फाई following properties. Under addition, देखिए हमारे पास सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर है, उन पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। क्लोजर लॉ तो होल्ड करता है क्योंकि तमाम नंबर जो इंटीग्रल नंबर है उनका सम भी इंटीग्रल नंबर होता है। एसोसिएटिव लॉ तो वैसे ही इन तमाम नंबर पर अंडर एडिशन होल्ड करता है, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं। आइडेंटिटी कौन सी होती है एडिशन के लिहाज से, 0 इसके अंदर मौजूद है। इन्वर्स की बात करें तो हमारे पास हर नंबर के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स होना ज़रूरी है, यानी कि उनका सम 0 होना चाहिए। तो 1 के लिए -1 मौजूद है, 2 के लिए -2 मौजूद है, 3 के लिए -3 और 0 के लिए 0 इन्वर्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। इट मीन्स सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर पर ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। अगर आगे चले तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। तो सेट ऑफ इंटीग्रल में एडिशन के लिहाज से तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ग्रुप के हवाले से, तो उसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें तो क्या होता है वो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर इसी सेट में हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें, किसके लिहाज से बात करें, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो जाहिर बात है क्लोजर लॉ तो होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, आइडेंटिटी इसके अंदर दिखाई दे रही है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, वो भी होल्ड करेगा। क्या इन्वर्स भी होल्ड करेगा, नहीं, इन्वर्स होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि 2 का इन्वर्स 1/2 होता है, और ये भी अगर इंटीग्रल के अंदर नंबर लिया है तो ये 1/2 भी इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, लेकिन 2 तो इंटीग्रल नंबर है लेकिन 1/2 इंटीग्रल नंबर नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर सिवाय 1 के किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं कर रही। तो हमने क्या कहा, इफ दैट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं, ए बी सी, यानी कि ऑल ऑफ दीज की बजाय हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी बजाय पर, ऑल ए बी एंड सी। चलें जी नेक्स्ट देखिए ज़रा, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन तो सारी प्रॉपर्टीज़ इनमें होल्ड करती हैं,
लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी है जो प्रॉब्लम करती है, और वो है इन्वर्स। हालांकि तमाम रैशनल नंबर के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाता है सिवाय एक नंबर के, रियल नंबर भी तमाम एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाता है सिवाय एक नंबर के, और वो नंबर है ज़ीरो। ज़ीरो बिलोंग्स टू क्यू, बट ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दैट इज़ 1/0 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। 1/0 तो हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो 1/0 क्या है? 1/0 तो हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल है, अनडिफाइंड है। करता हर वो सेट जिसके अंदर ज़ीरो मौजूद है उस पे ये प्रॉपर्टी कभी भी होल्ड नहीं करेगी, तो ये ध्यान कीजिएगा। तो सेट क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती? इन्वर्स बाकी तीनों कर जाती हैं। इनको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। इंटरवल को देखते हैं। यहाँ पर इंटरवल की पहचान कैसे? हमारे पास इंटरवल को कैसे लिखा जाता है? इंटरवल के लिए मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, अब इंटरवल का जिक्र दरमियान में कहाँ से आ गया? क्योंकि ये जो आपके पास रियल नंबर्स हैं, ये बेसिकली नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है? ये नंबर लाई करते हैं -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान। अगर मैं ये कहता हूँ कि x रियल नंबर है, तो इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक तरीकाकार तो ये है कि हम लिखते हैं x लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि x की वैल्यू -इन्फिनिटी से बड़ी हो और प्लस इन्फिनिटी से छोटी हो। और अगर हम इसको मज़ीद इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें, ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना चाहें, तो कैसे लिखें? क्लोज इंटरवल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोज इंटरवल हमारे पास हो गया, जैसे मैं अगर इसी में x में बात करूं, तो मेरे पास अगर है x इज़ ग्रेटर देन a लेस देन b, और यहाँ पर मैं इक्वल के साइन लगा देता हूँ। यहाँ पर ओपन इंटरवल में मैं अगर यहाँ पर इक्वल के निशान नहीं लगाता, यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ x ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b। इनको हम मज़ीद कैसे यानी कि लिख सकते हैं? फर्स्ट वन को ये लिखा जा सकता है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, यानी कि a से लेकर b तक जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर a लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर b लाई कर रहा है, तो ये सारे एलिमेंट, इसमें a भी शामिल है, b भी शामिल है, दरमियान में आने वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे शामिल होंगे। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। दूसरे नंबर पर है ओपन इंटरवल। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ स्मॉल ब्रैकेट के साथ, या फिर यूँ लिख दूँ आउटसाइड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम a और b के अलावा, यानी कि a भी नहीं शामिल करना, b भी नहीं शामिल करना, लेकिन दरमियान में जितने भी एलिमेंट है वो तमाम शामिल करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ओपन इंटरवल। और थर्ड वन इज़, थर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को ये लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू a को शामिल कर लें और b को शामिल नहीं करें, तो इसका मतलब होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। इसमें a शामिल है, b शामिल नहीं है, या फिर यूँ हो सकता है कि a शामिल ना हो, b शामिल कर लें। तो किसी भी आपके पास रियल लाइन के ऊपर अगर कंसेक्टिव नंबर्स आ रहे हैं तो आप उनको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं।
एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। द सेट is closed with respect to addition, number 2 multiplication, इस क्वेश्चन में बताएं। अब यहाँ पर जो सेट है वो किस फॉर्म में है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। क्या फ़र्क है कंटिन्यूस डिस्क्रीट में? अगर मैं सेट को यूँ लिखता हूँ -1 1 और इस तरीके से लिखता हूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसको हम कह सकते हैं डिस्क्रीट सेट, इसको कह सकते हैं कंटिन्यूस सेट। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट। वेरी गुड। यानी कि -1 से लेकर 1 तक इस लाइन पे जितने भी नंबर लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है -1 और यहाँ पर क्या है 1, -1 और 1 के दरमियान इस लाइन पे जितने भी नंबर लाई करते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और वो कितने नंबर होते हैं हम नहीं बता सकते कितने, वो इनफाइनाइट नंबर हैं, क्योंकि इसके अंदर 0 भी है, 0.1 भी है, 0.001 भी है, 0.001 एंड सो ऑन। वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्टीन्यूअस। अब इस पे प्रॉपर्टी चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये ख़ास किस्म के नंबर है जिनको हम इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वो नंबर हैं जिनमें अगर आप आपस में कोई भी 2 नंबर लेकर मल्टीप्लाई करें वो 0 के उतने ही करीब हो जाएंगे, यानी कि इससे बाहर नहीं जा सकते। आप कोई भी 2 नंबर ले लें, 0.1 एंड 0.01 को मल्टीप्लाई करके देख लें, आपका आंसर 0 के करीब हो जाएगा। आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके देख लें, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके, इस सेट से आप बाहर नहीं जाएंगे। इट मीन ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका ऑप्शन क्या बन गया? एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 को 1 में ही ऐड करो, यहीं से पता लग जाता है 2 हो जाता है, 2 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। सब्ट्रैक्शन में भी यही करेंगे, -1 और फिर आप -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -2 आ जाएगा, और -2 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा बन गया? ये भी नहीं हो सकता एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता, ऑल तो ऑटोमेटिकली कट गया। तो हमारे पास क्या बन गया? ओनली मल्टीप्लिकेशन। ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन था और बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ को देखेंगे, बल्कि अब नेक्स्ट लेक्चर में इनइक्वलिटीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास कोई इनइक्वलिटी से रिलेटेड, आमतौर पर ई कैट के पेपर में इनइक्वलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया था, तो नेक्स्ट लेक्चर नहायत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, शॉर्ट टेक्निक्स डिस्कस होने वाली हैं, तो वो लाजमी देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनइक्वलिटी के हवाले से पढ़ेंगे और कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से पढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। उसको क्लोजिंग करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होगी। इससे पहले आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, इन तमाम पॉइंट्स पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा क्वेश्चन होगी। और मैंने जैसे एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि उसके अंदर ऑप्शन कैसे होने चाहिए और क्वेश्चन के अंदर किस किस्म की स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो जैसे आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके लिए कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। बुक्स को भी स्टडी करें और उसके बाद खुद ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, बुक की थ्योरी मुकम्मल पढ़ा करें, और अगर आपको कोई भी बुक मिलती है उसके क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। आपके लिए कंसेप्ट को क्लियर करना नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ई कैट में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्ट नहीं होंगे, वो कंसेप्ट बेस्ड होंगे। तो आपका कंसेप्ट जितना अच्छा होगा आप उतने अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।